जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। आज हम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र है और रक्त परिसंचरण तंत्र का काम क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है। ये सारा चीजें आज हम लोग इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर हम पढ़ें तो रक्त एक तरह का संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। यही तरल पदार्थ के परिवहन, परिसंचरण तथा एक माध्यम का काम करता है। इसलिए परिसंचरण तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहा कहते हैं। रक्त को संपूर्ण मानव शरीर में प्रसारित होने में लगभग 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। जान लीजिए आज की बात, मतलब शरीर में संपूर्ण मानव शरीर में प्रसारित होने के लिए लगभग इसे 2 से 3 सेकंड का समय लगता है, जिसकी स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने दी थी। ठीक है, इसलिए विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसे रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के पिता कहा जाता है। अब सभी जीवों में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बंद परिसंचरण तंत्र, एक खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये परिसंचरण तंत्र में बंद परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है और फिर खुला परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो मनुष्य तथा सभी कशेरुकी जंतु में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रक्त छोटी बड़ी नलिकाएं व धमनी व सिरा में प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए गर्भ रुधिर प्राणी अर्थात समतापी जीव पक्षी स्तनधारियों में कार्बेट में इस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त और वाहिनी से मिलकर के बनी होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनी तंत्र प्लस सिरा से मिलकर बनी होती है। वाहिनी का मतलब क्या होता है? वाहिनी में सिरा और धमनी दोनों हो सकते हैं। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त, हृदय, धमनी तंत्र और सिरा ये पूरा काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें पूरी बात क्लियर करें तो हमने देखा कि इसमें इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें जो है काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे में हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जो भी है अपने पास उसमें हम देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है? तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में बहता है तथा अंत में बहता हुआ रुधिर नलिकाओं के माध्यम से खुला स्थान में आ जाता है, और जिसे साइनस या हीमोसीन कहते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में बहता है तथा अंत में बहता हुआ रुधिर परिसंचरण नलिकाओं के माध्यम से खुले स्थान में आ जाता है, जिसे हम साइनस या हीमोसीन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा, प्राण, कीट, एरिनेगड या प्राणी, मकड़ी जैसे अर्थापोडा या मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आने वाला सीफलोपोडा जैसे कैटलफिश, स्क्वैडिस या ऑक्टोपस हैं, इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का खुला परिसंचरण तंत्र यहाँ यहाँ पे पाया जाता है। अब आदि में तिलचट्टे वगैरह में होता है, एक अक्षीय हृदय होता है, इसमें 13 अक्षीय तिलचट्टा में लगभग होता है। हृदय में अगर हम बात करें तो ये परिसंचरण तंत्र 4 6 मिनट में जो है एक बार पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों, तो देखिए हृदय है। हृदय की अगर हम हार्ट की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें हृदय कैसे काम करता है। यहाँ से जो है, अब जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो है अपन देखें तो यहाँ से अपन बात करें तो अशुद्ध रक्त अंदर आता है, प्रवेश करता है, और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आता है, इसके बाद ये जो है चैम्बर बंद हो जाते हैं, और इसके बाद यहाँ से जो है जोर के साथ, है ना, झटके के साथ जो है यहाँ से जो है ना, झटके के साथ जो है अशुद्ध रक्त जाता है और फिर लंग्स में यहाँ से पहुँच जाता है। लंग्स में प्योरीफाई होकर के फिर ये जो है पल्मोनरी ऑर्टा के द्वारा जो है फिर से शुद्ध रक्त यहाँ पे आ जाता है, और फिर बाद में ये झटके के साथ यहाँ से आता है और यहाँ से फिर चला जाता है, पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हमने इसमें देखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखने वाले हैं इसमें अलग से, तो इस तरह का हमारे इसमें काम करता है। देखिए दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग की अगर हम बात करें तो एलिमेंट ऑफ ब्लड का एक सर्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो रुधिर परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों में मिलकर के बना होता है। पहला आपका हृदय होता है। हृदय के
अब हृदय के बारे में हम देखें तो हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हृदय के अध्ययन को हम कौन सा लॉजी कहते हैं बेटा? कार्डियोलॉजी कहते हैं। मानव हृदय एक मांसल या शंक्वाकार का अंग होता है। मानव हृदय का कार्य रक्त को निर्बाध गति से पंप करना होता है। हृदय केवल कार्डियक मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। हृदय का कार्डियक हृदय मांसपेशी संकुचन एवं शीतलन से संपन्न होता है। ध्यान रखिएगा, हृदय में संकुचन और शीतलन होता है तभी वो क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें इसकी भार, तो देखिए मानव हृदय का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम देखा गया है, जबकि महिलाओं का जो है 250 से लेकर 300 ग्राम होता है। भ्रूण विकास की गैस्ट्रुला अवस्था में इसका निर्माण हो जाता है। गैस्ट्रुला स्टेज में जब भ्रूण विकास होता है तब से हृदय बनना चालू हो जाता है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य परत अर्थात मेसोडर्म से होता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूण अवस्था में सबसे पहला कार्यकारी अंग हृदय है, जिसका निर्माण लगभग 20 से 21 दिनों में होता है एवं 4 से 5 हफ्ते या अपना कार्यान्वयन शुरू कर देता है। दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के अगर हम ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं हृदय की ही बात हो रही तो हृदय का एक आवरण या पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं, हृदय की दीवार 3 स्तरों की बनी होती है। ये बड़ा प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण है। इपिकार्डियम, मेसोडार्मियम, एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम, मेसोडार्मियम या एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम मतलब क्या होता है दोस्तों? इपिकार्डियम हृदय की सबसे बाह्य परत कहलाती है, इपिकार्डियम होता है। मेसोकार्डियम जो हृदय की मध्य परत होती है। एंडोकार्डियम हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। हृदय चारों ओर से एक त्रिस्तरीय झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन जस्ट की बात करते हैं तो पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। तो इस पेरिकार्डियम झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। कार्य या हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करती है तथा मानव हृदय की भित्ति अथवा झिल्ली को आपस में चिपकने से बचाता भी है। ठीक है, ये कोष्ठक की अगर हम बात करें तो देखिए हृदय कक्षी हृदय जो है लगभग चतुष्फलकी होती है। पक्षियों में डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, मनुष्य जैसी स्तनधारी जीव, मगरमच्छ एवं घड़ियाल, मछली खाने का वाला मगरमच्छ, उभयचर, अपवाद एवं मनुष्य के हृदय की अगर हम बात करें 4 कोष्ठक होते हैं जो दायां तथा बायां अलिंद या दायां तथा बायां निलय कहते हैं, अर्थात 4 भागों में बांटा जाता है। 2 अलिंद 2 निलय हृदय में 4 कक्षक टोटल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विकक्षी के हृदय की बात करते हैं तो मेढक जैसे उभयचर में सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। द्विकक्षीय हृदय मछलियों एवं द्विकक्षीय हृदय वीनस हार्ड कहलाता है। देखिए द्विकक्षीय हृदय मछलियों का और द्विकक्षीय हृदय वीनस हार्ड कहलाता है। ठीक है, सेप्टम की बात करें तो दोनों अलिंद तथा दोनों निलय एक दूसरे से भित्ति द्वारा पृथक होते हैं जिन्हें सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, दोनों अलिंद तथा दो निलय एक दूसरे से भित्ति द्वारा जहाँ पृथक होते हैं उसे सेप्टम कहते हैं। दोनों अलिंद दीवारों की अगर हमारे पतली होती है जबकि दोनों निलय दीवार की उनकी अपेक्षा मोटी होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलिंद तथा दोनों निलय की दूसरे से भित्ति द्वारा जो पृथक होती है उन्हें सेप्टम कहा जाता है। दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है जबकि दोनों निलय की दीवार उनकी अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। हृदय का थोड़ा सा बात करते हैं तो दायां भाग फेफड़े को अशुद्ध रक्त भेजता है, ध्यान रखिएगा दायां भाग, जबकि बायां भाग संपूर्ण शरीर को रक्त को शुद्ध रक्त भेजता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट पे आप आगे रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए कपाट की अगर हम बात करें दोस्तों तो निवाली कपाट यानी दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य एक तली कपाट पाई जाती है जो अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। द्वितली कपाट बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में एक द्वितली कपाट पाया जाता है जो अशुद्ध रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस नहीं आने देता है। रुधिर वाहिनियां या रुधिर नलिकाएं की बात करते हैं तो एंजियोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों या रुधिर नलिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहलाता है। धमनी, सिरा, रक्त को इसका आदि सम्मिलित रूप से रुधिर नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इस तरह का अगर प्रश्न देखा जाए तो बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण हो जाता है। धमनी की अगर थोड़ा सा हम बात करें और सिरा की बात करें तो परिभाषा वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचाती है धमनियां कहलाती हैं। समस्त अंगों को शुद्ध रक्त प्लस ऑक्सीजन को शुद्ध रक्त कहते हैं। संभरण अर्थात पोषण धमनियों को प्रदान करता है। धमनी अंग को शुद्ध रक्त प्रदान करता है, धमनी अंगों को शुद्ध रक्त प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अपवाद फुसफुस धमनी पल्मोनरी जिसको सिरा कहते हैं, तो फुसफुस धमनी दाएं निलय से निकलने वाली पल्मोनरी धमनी
अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़े तक पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। नीला दायां पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आरबीटीसी हीमोग्लोबिन संबंधी पल्मोनरी आर्टरी बल्ब लगा रहता है, एक पल्मोनरी आर्टरी बल्ब। पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी के निकलने वाली स्थान पर अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें पल्मोनरी आर्टरी वाल्व कहा जाता है। इस वाल्व के कारण रक्त फुफ्फुस धमनी में आता है, जाता है, वो पर वापस नहीं आता है, ठीक है। अब कोरोनरी धमनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोरोनरी धमनी क्या है? कोरोनरी धमनी हृदय को शुद्ध रक्त का संस्मरण करती है, जिसके हृदय अनवरत रूप से अपना कार्य करता है, ठीक है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को पोषण तथा शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन संबंध हम बताएंगे, हृदयघात कैसे होता है, ये सारा चीजें हम नेक्स्ट चर्चा में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।